हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदना शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदना शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सीडीपी की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सीडीपी की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यू इस चैनल पर ये सीडीपी की क्लास चलती है। अगर आप केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस की, डी ट्रिपल एसबी की, डी ट्रिपल एसबी, यूपी टेट, यूपी टेट या फिर सुपर टेट, सुपर टेट है ना, सुपर टेट हो गया, या फिर अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए एग्ज़ाम ये जो है ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को ना आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिए, फिर हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। और कल की क्लास जो हमने जो नेक्स्ट क्लास करवा चुके हैं हम, हमने जो है सीडीपी की कंटिन्यू 6 क्लास हम प्रोवाइड कर दिए हैं आप लोगों को। आज यहाँ पर 7वीं क्लास है, तो उन 6 क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने उसमें इंक्लूड कर रखा है दोस्तों, चाहे वो सीटेट का हो, डी ट्रिपल एस बी में क्वेश्चन जो आए थे, यूपी टेट, है ना। तो यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम इंक्लूड किए हुए हैं, तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखिए। और अगर प्रीवियस ईयर आपने क्वेश्चन को देख लिया है तो इससे अंदाजा लग जाएगा कि आप क्वेश्चन किस लेवल तक आ रहा है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो मेरा पहला क्वेश्चन है, और ये देखिए एग्जाम में पूछा गया है 2019 में। ये जो है कि क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों डी ट्रिपल एस बी में, ठीक है। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मेरा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति का एक कार्य नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कि माता पिता को अपने बच्चे को दंडित करने के लिए प्रोत्साहित करना। गलत बात है, सॉरी। निगेटिव पूछा गया है ना, तो निगेटिव ही इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है अनुदान की उपयोगिता की निगरानी करना। सेकंड है, थर्ड है स्कूल के कार्य की निगरानी करना, या फिर स्कूल विकास योजना तैयार करना। डी ट्रिपल एस बी में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 2019 में। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति का एक कार्य नहीं है। निगेटिव आंसर देना है। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन पढ़ने से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर राइट आंसर पहला ही है, क्योंकि ये निगेटिव है और निगेटिव ही हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर है, ठीक है। देखिए, अगर विद्यालय प्रबंधन की बात करूंगी मैं, विद्यालय प्रबंधन समिति के जो बुनियादी कार्य होते हैं वो होते हैं कि विद्यालय के कार्यों की निगरानी करना होता है, विद्यालय की योजना की तैयारी और सिफारिश करना होता है, एंड सरकार के द्वारा जो प्राप्त अनुदानों के उपयोग पर निगरानी करना होता है। शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति एक ऐसी व्यवस्था होती है जो सामान्यतः जन निकाय एवं कार्यपालक निकाय से निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर स्कूल प्रबंधन समिति का जो कार्य था उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। और जिसको भी इसको नोट डाउन करना है आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। हम आराम आराम से बोलेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक एक वर्ड बोलेंगे, आप लोग एक एक वर्ड लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। और डी ट्रिपल एस बी फरवरी तक नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा, केबीएस का भी आ जाएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास का सही क्रम है? बताइए कौन सा कौन सा पाठ्यक्रम विकास का सही क्रम होता है? उद्देश्य का मूल्यांकन होगा, उद्देश्यों का गठन, शिक्षण अधिगम अनुभवों को लागू करना, या फिर शिक्षण सीखने के अनुभव का चयन। ये भी डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया था, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आपको बताना है जो पाठ्यक्रम का जो विकास होता है उसका सही क्रम क्या होता है। देखिए, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, जो पाठ्यक्रम विकास का जो सही क्रम होता है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ ना, सबसे पहले हम उद्देश्य का गठन करेंगे। क्या करेंगे? उद्देश्य का गठन करेंगे। तो यहाँ पर पहला 2 हो जाएगा, है ना, पहले 2 होगा। उद्देश्य के गठन के बाद हम क्या करेंगे? शिक्षण सीखने के अनुभव का चयन करेंगे, है ना, कि शिक्षण को सीखेंगे कैसे, इसका जो है अनुभव करेंगे, चौथा हो जाएगा। देन उसके बाद में हो जाएगा शिक्षण अधिगम अनुभवों को लागू करेंगे। क्या करेंगे? शिक्षण अधिगम अनुभवों को लागू करेंगे, तीसरा हो जाएगा। फिर उद्देश्यों का मूल्यांकन करेंगे, लास्ट में इवैल्यूएशन करते हैं, है ना, मूल्यांकन लास्ट में करते हैं, तो यहाँ पर उद्देश्यों का मूल्यांकन हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, एक अनुदेशक के लिए प्रतिबिंबित वो कार्य हो सकता है जिसमें शिक्षण के दर्शन की झलक मिल सकती है। क्या होती है? शिक्षण के दर्शन की झलक मिलती है। इस कोर्स का जो उद्देश्य होता है, अनुभवों अनु अनुभवों का चयन,
एवं क्रियान्वयन और मूल्यांकन जैसे मुद्दों का क्रमशः भी उल्लेख रहता है। सबसे पहले बात करेंगे कि कोर्स में क्या पढ़ना है, जानना क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है, कोर्स के द्वारा विद्यार्थियों की सफलता के लिए ज़रूरतें क्या-क्या होगी, है ना? ये सब जो सिलेबस में ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिलेबस में ये दिया होता है होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन चौथा इज़ द राइट आंसर 2, 4, 3, 1। ठीक है? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा डैश फर्स्ट कहता है अंतःक्रिया का विकास कर रहा है, अधिक से अधिक सिद्धांतों और तथ्यों को प्रस्तुत करता है, केवल एक सही होगा, केवल दो सही होगा, एक और दो दोनों होगा या फिर कोई नहीं होगा। ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था DSSB में। DSSB में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर मैं आधुनिक शिक्षा की बात करती हूँ तो आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत अंतर संबंधों का विकास एवं आधिकारिक सिद्धांतों एवं तथ्यों की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करना होता है। आधुनिक शिक्षा ही अधिगम की एक प्रगतिशील पथ होता है, क्योंकि आज का जो विद्यार्थी है ना वो तीव्र गति से सीख रहा है। आज का विद्यार्थी कैसे सीख रहा है, बहुत ही मतलब कि तीव्र गति से सीख रहा है। आज का विद्यार्थी जो है दोस्तों वो तीव्र गति से सीख रहा है ना। शिक्षक शिक्षार्थी का जो समयक होता है अंतराकर्षक प्रणाली विद्यार्थी की संकल्पनाओं के प्रति समझ को बेहतर बनाती है। तो यहाँ पर अंतःक्रिया का विकास कर रहा है ना, अंतःक्रिया का विकास कर रहा है, ये भी सही है। अधिक से अधिक सिद्धांत और तथ्यों को प्रस्तुत करता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर पहला दूसरा दोनों सही है। आप ये क्वेश्चन 2019 में DSSB में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। ऑप्शन पहला कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर में इतिहास को भारत में विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास भारत के विभिन्न हिस्सों में विकास के साथ विश्व के अन्य हिस्सों में विकास या कार्यक्रमों पर खंज पर ध्यान देगा। थर्ड ऑप्शन है उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास केवल भारत के विभिन्न हिस्सों में विकास को ध्यान में रखेगा। अब बताइए पहला दूसरा तीसरा सही होगा, केवल तीसरा सही होगा, केवल दूसरा होगा या फिर केवल पहला होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ऑप्शन फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। उच्च प्राथमिक स्तर में इतिहास को भारत में विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। भाई भारत को विकास में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सेकंड कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास भारत के विभिन्न हिस्सों में विकास के साथ विश्व के अन्य हिस्सों में विकास या कार्यक्रमों पर खंज पर ध्यान देना चाहिए। ये तो बात सही है। भाई भारत के साथ साथ हमें विश्व में भी विश्व के जो अन्य हिस्से हैं उसके विकास पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो सही है। तीसरा कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास केवल भारत के विभिन्न हिस्सों में विकास को ध्यान में रखेगा, केवल निगेटिव आंसर है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल तीसरा। ये DSSB 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए देश जो इतिहास होता है, इतिहास का मेन उद्देश्य ये होता है दोस्तों, है ना। इतिहास का उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थियों में विद्यमान जो समकालीन लोगों की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों की समझ पैदा करने में मदद करना है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। बाधाएं पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन पहला है कि शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, जेंडर असमानता, लिंग भेद, सर्वजनीनी विद्यालय प्रणाली या फिर शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर। लो 2018 शिफ्ट फर्स्ट में KVS में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। बताइए क्वेश्चन का मतलब KVS का लेवल देखिए आप लोग। शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं पूछ रहा है इसमें। देखिए KVS में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए कहता है शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, ये ऑप्शन तो गलत है। मतलब कि महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, ठीक है, ये बाधाएं हैं। जेंडर असमानता, लिंग भेद, ये भी बाधाएं हैं शिक्षा के अवसर में। सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली, ये नहीं है। शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर, ये भी है। तो असमानता की महत्वपूर्ण जो बाधाएं हैं वो A है, B है और D है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन
तीसरा हो जाएगा। ऐसे ही केबीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, विद्यालय की जो सार्वजनीन सामान्य व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान करता है ना। तो इसलिए ये इसमें तो जो सार्वजनिक है ना, तो इसमें सारे बच्चे होंगे। सार्वजनिक मतलब कि सबके लिए है। तो पहला मतलब कि आर्थिक स्थिति में अंतर हो गया और जेंडर भेद हो गया एंड शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर, ये तीनों जो हैं वो शिक्षा के अवसर में समानता की बाधाएं उत्पन्न करती हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये भी केबीएस में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 शिफ्ट फर्स्ट में। क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है। लो जी, निगेटिव ही आंसर पूछा जा रहा है इसमें, बताओ। विद्यालय शिक्षा योजना आईईपी निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है। शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं, प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, सहकारी अधिगम कार्य नीति का उपयोग, योग्यताधारिता, समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। देखिए, अगर आज की शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो आज की शिक्षा प्रणाली में व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईपी की मांग को समझते हुए पूर्व मानित विश्लेषण समग्र छात्र अनुभव में सुधार करने के लिए जरूरी माना गया है। अगर विशेषताओं के अनुसार मैं बात करती हूँ तो छात्रों को लक्षित करने और पहचानने के लिए एक उपकरण के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। कुछ शिक्षक बजट की कमी के कारण इस दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंडवार संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो या अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। सही उत्तर क्या होगा, ए बी होगा, बी सी होगा, ए सी होगा या फिर ए बी सी। बताइए, ये यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, ए भी सही होगा, बी भी और सी भी। देखिए, अगर शैक्षिक सुधारों का प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी होता है जब प्रखंड और संकुल केंद्रों की संख्या और भागीदारी अधिक होगी। सही बात है। स्थानीय जानकारी रखने वाला व्यक्ति उपलब्ध हो, ये भी सही है। अध्यापक के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी में मैंने लिपा पोती कर दिया, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलो ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में कि भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। संज्ञानात्मक होगा, मानवीय होगा, व्यवहारवादी होगा या फिर समाज सांस्कृतिक होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी, बिहेवियरिज्म। ओके, कौन, व्यवहारवादी। देखिए, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। व्यवहारवादी अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करती है। यह योजना सुविधाहीन वर्गों से वंचित बच्चों के विद्यालय में प्रवेश, उनकी उपस्थिति व अध्ययन स्तरों में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा के व्यापीकरण को बढ़ाने के लिए शुरू की है। यह शिक्षा स्तर को बढ़ाने व कुपोषण की समस्या को समाप्त करने में सहायक है। कुपोषण, ठीक है, कुपोषण। चलो जी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। ये तो ऑप्शन गलत है पहले ही। सेकेंड ऑप्शन है घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाएं। गलत। तीसरा ऑप्शन कहता है कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ये तो सही लग रहा है। चौथा कहता है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। ये 2016 सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। चौथा भी ऑप्शन गलत है। ठीक है,
चौथा भी ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। चलो आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश हैं, निष्क्रिय सरल, सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सामाजिक या फिर सक्रिय सरल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 2016 में। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ राइट आंसर की, तो देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में अधिगम जो है वो अपने स्वभाव में सक्रिय है और सामाजिक है। क्या है? अपने स्वभाव में सक्रिय है, निष्क्रिय तो होगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया है। सक्रिय है और सामाजिक है। कैसा है? सक्रिय है और सामाजिक है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या होती हैं। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों। लो जी, ये तो ऑप्शन पहले भी नहीं होगा। चलिए पूरा देख लेते हैं, पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं तब आंसर लगाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या होती हैं। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। सेकंड है कि स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, या फिर केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। तीसरा चौथा तो गलत है, सी डी गलत है। जिसमें सी डी है वो तो ऑप्शन पहले ही गलत है, इसमें डी है गलत है, सी डी तो पूरी तरह से गलत है, इसमें भी सी है गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी, ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या होता है। अनिवार्य बताओ, जिसकी हिंदी स्ट्रांग है वो बताइएगा कि अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन पहला है कि केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, या फिर उचित सरकारी दाखिले, अनुपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है, या फिर अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ये सीटेट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आपको बताना है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या होता है। देखो अगर मैं बात करती हूँ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का की, तो अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ होता है कि उचित सरकारें जो होती हैं उचित दाखिले दें। सरकार क्या करे? उचित दाखिले दें, है ना। उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करें, है ना। और 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा अनिवार्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, ऑप्शन पहला है कक्षा कक्ष अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। ये गलत ऑप्शन है। सेकंड है कि लिंग के अनुसार अधिक समझातीय है, ये भी ऑप्शन गलत है। आयु के अनुसार अधिक समझातीय है, ये सही है। आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है, ये भी गलत है। ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद जो कक्षा कक्ष है दोस्तों, वो आयु के अनुसार अधिक समझातीय होती है। ये जो नियम है देश के सभी राज्यों में मान्य है। ये नियम जम्मू कश्मीर में भी मान्य है। यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में ये नियम लागू है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया है। एरिक्सन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर, या फिर जॉन ड्यूवी। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बताना है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया है। बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन ड्यूवी के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन ड्यूवी। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन ड्यूवी ने किया था। उनका मानना था कि जो शिक्षा है वो व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है और अपनी संभावनाओं का पूर्ण करता है। तो ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने,
प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन कहता है, आगे भी है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? बताइए। क्या बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए? पॉजिटिव लग रहा है, चलिए देखते हैं। सेकंड है कि बच्चे के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये ऑप्शन गलत है भाई। बच्चों की समझ और उनके ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए, ना कि उनको निरस्त करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कहता है कि पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना। ये भी गलत ऑप्शन है। चौथा कहता है कि यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। ये भी नेगेटिव आंसर है। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट का। बताइए, सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर लेकर आते हैं आप लोगों के लिए ना, चाहे वो KBS हो, DSSS हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो एंड सीटेट हो, और आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर है पहला। ठीक है, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा दिनसिप 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी है? अधिनायकीय, अनुमति परक, सुविधादाता या फिर सत्तावादी? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुविधादाता। जो शिक्षक की भूमिका होती है वो सुविधा प्रदाता की होती है ना, क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों की सीखने की सहज इच्छा और युक्तियों को समृद्ध बनाना जो सुविधाजनक हो। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? व्यवहारवाद से, रचनावाद से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से या फिर मानवतावाद से? ये 2018 सीटेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त की है? देखिए, अगर एनसीएफ 2005 की बात करते हैं तो ये अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। कहाँ से? रचनावाद से। एनसीएफ 2005 की जो रूपरेखा है वो शैक्षणिक उद्देश्य, अनुभव, संगठन और शिक्षार्थी का आकलन जैसे मुद्दों को संबंधित करता है। या स्कूली शिक्षा ने रचनावाद जैसे ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटने की तरह न हो, कक्षा की शिक्षा और परीक्षा को एकीकृत करना और इसे अधिक लचीला बनाना, बच्चों के समग्र विकास करने के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों से अतिरिक्त हो और जोर देता है। यहाँ पर राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है? विशेष शिक्षा कार्यक्रम होगा, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम या फिर ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। जब बाल केंद्रित शिक्षा ही है तो उसमें मुझे और ऑप्शन देखने की जरूरत ही क्या है भाई? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की जो योजना होती है, व्यक्तिगत शिक्षा योजना की, वो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में ही बनाई जाती है, ना कि शिक्षक केंद्रित, है ना। तो बाल केंद्रित शिक्षा के के संदर्भ में ही बनाई गई है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय सरकार के द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा नीति 1968 में शिक्षक की शिक्षा के निम्नलिखित पहलुओं पर बल दिया गया है। ऑप्शन पहला है कि शिक्षकों के लिए पर्याप्त उपलब्धियां और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर। सेकंड है शिक्षकों के लिए यात्रा भत्ता और परिवार पेंशन। या फिर शिक्षकों के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग और पत्राचार्य शिक्षा पर। या फिर शिक्षकों के लिए पदोन्नति और सेवानिवृत्ति की सुविधा पर। ये DSSB असिस्टेंट टीचर में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा नीति 1968 में शिक्षक की शिक्षा के निम्नलिखित पहलुओं पर बल दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करती हूँ तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ 1964 या 1964 से 66, 1964 से 66 के शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार 1968 में 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+2+3 का जो ढांचा था इसको तैयार किया गया। इसके बाद शिक्षकों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि शिक्षण व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू से चल सके। शिक्षण की व्यवस्था में स्वतंत्रता प्रदान करना इसका
उद्देश्य था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, शिक्षकों के लिए पर्याप्त उपलब्धियां और शैक्षणिक स्वतंत्रता। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी DSSB असिस्टेंट टीचर में पूछा गया था, 2014 का क्वेश्चन है। देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसको कहते हैं NCERT की स्थापना 1961 में की गई थी। इसका फुल फॉर्म उसका जो होता है NCERT। NCERT, ठीक है, सॉरी फिर से लिख देती हूँ, नेशनल NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, NCERT का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1961 में किया गया था। कब? 1961 में किया गया था। इसका जो संबंध होता है नर्सरी से 12वीं तक की स्कूलों की शिक्षा से है, और इसका कार्य जो होता है वो पाठ्यक्रम निर्माण करना, पुस्तकें उपलब्ध करवाना, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना, शिक्षण प्रशिक्षण देना। इसके देश में 5 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय चल रहे हैं, जो कि कहाँ पर? तो जो 5 विद्यालय हैं, जो 5 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय चल रहे हैं वो कहाँ कहाँ हैं? नाम लिख लीजिएगा आप लोग। अजमेर है, भोपाल है, अजमेर है, भोपाल है, बेंगलुरु है, बेंगलुरु है, देन भुवनेश्वर, बेंगलुरु भुवनेश्वर है, एंड शिलांग है, भुवनेश्वर और शिलांग है। ठीक है, अजमेर, भोपाल, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, शिलांग, ये 5 जगह हैं जहाँ पर क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय चल रहे हैं NCERT की तरफ से। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1961 हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी DSSB में पूछा गया था, स्पेशल एजुकेशन टीचर परीक्षा में 2014 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बताना है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? देखिए, अगर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 26 सितंबर 1985 को। कब? 26 सितंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या होता है? बच्चों का गार्डन, बच्चों का घर, बच्चों का स्कूल, बच्चों के खेल का मैदान। तो किंडरगार्टन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है बच्चों के खेल का मैदान। फ्रॉबल आदर्शवादी दार्शनिक थे। कौन थे? जो फ्रॉबल महोदय थे, इन्होंने ही किंडरगार्टन को दिया था। तो फ्रॉवेल आदर्शवादी से दार्शनिक थे। उन्होंने 1839 में उन्होंने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उन्होंने किंडरगार्टन रखा। किंडरगार्टन जो था वो जर्मन भाषा का शब्द था, या 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ये जर्मन भाषा का शब्द था, 2 शब्दों से मिलकर बना था। किंडर प्लस गार्डन, किंडर प्लस गार्डन। किंडर का अर्थ होता है बालक से, किंडर का अर्थ जो होता है वो बालक से होता है। गार्डन का अर्थ जो होता है बगीचा से है। किससे है? बगीचे से है। तो इस प्रकार किंडरगार्टन का अर्थ हुआ बालकों का उद्यान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ये सुपर टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किंडरगार्टन शब्द का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेट सीटेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के विषय में कोठारी आयोग के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास होगा, लर्निंग टू बी होगा, शिक्षा का विविधीकरण होगा, या फिर सभी के लिए शिक्षा। ये भी DSSB स्पेशल एजुकेशन टीचर परीक्षा में पूछा गया था, 2014 का क्वेश्चन है ये। आपको बताना है शिक्षा के विषय में कोठारी आयोग के द्वारा जो प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ देश की शिक्षा संरचना में एकरूपता लाने के लिए ही कोठारी आयोग ने 1964 से 1966 में शिक्षा की नवीन जो संरचना थी 10+2+3 की अनुशंसा की थी। 10+2+3 की अनुशंसा की थी, और इस आयोग के अनुसार शिक्षा का जो विकास था इस प्रकार किया गया कि उत्पादन में वृद्धि हो, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण संभव हो सके, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में गति उत्पन्न हो, और सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य विकसित हो।
समझ में आया? कोठारी आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट थी वो 1964 से 66 में प्रस्तुत की गई थी और इसका जो ढांचा था 10+2+3 था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए DSSS किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से, तो आप इस एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है दोस्तों। आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर से कि कहाँ से एग्जामिनर जो है आयोग कहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, आपको ये बात को समझना होगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूपा किससे संबंधित है? शैक्षिक पर्यवेक्षक से, शैक्षिक सहयोग से, शैक्षिक योजना से या फिर शैक्षिक मूल्यांकन से? नीपा, नीपा का अर्थ होता है नेशनल, नीपा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली। नीपा का अर्थ होता है नेशनल, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली। ये दोस्तों यहाँ ये जो है वो दक्षिणी एशिया में शैक्षणिक योजना व प्रबंधन से संबंधित एक अन्यतम संस्था है। क्या है? अन्यतम संस्थान है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, शैक्षिक योजना से संबंधित है। किसे? शैक्षिक योजना से। ये भी DSSS एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। यशपाल समिति रिपोर्ट 1992 का नाम क्या था? शिक्षक विकास में ICT, बिना बोझ की शिक्षा, प्रसारण के द्वारा शिक्षा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यशपाल समिति तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, DLED या किया होगा या फिर B.Ed किया होगा, तभी आप लोग पढ़े होंगे ना यशपाल समिति रिपोर्ट। देखिए मैं बात करती हूँ 1992 की। 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यशपाल समिति की एक कमेटी नियुक्ति की थी, जिसको यशपाल कमेटी कहते थे, और जिसे स्कूली छात्रों पर बढ़ते हुए बोझ के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था बिना बोझ की शिक्षा। क्या कहा गया है? बिना बोझ की शिक्षा। तो ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बिना बोझ के शिक्षा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक कैसी होती है? बताओ। ऑप्शन आगे देखते हैं। नेता की, मूल्यांकन, प्रशिक्षक, उपरोक्त सभी। बताओ जी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो होती है प्रशिक्षक की, सुविधा दाता की, है ना। चलिए आगे देखते हैं। NCF 2005 की संस्तुतियों के अनुसार परीक्षा में लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 5 से 10%, 25 से 40, 70 से 80 या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा? बताओ। ये सारे क्वेश्चन DSSS में पूछा गया था दोस्तों। NCF 2005 की संस्तुतियों के अनुसार परीक्षा में लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का प्रतिशत कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 25 से 40%। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CCE में कितने प्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन है? 20%, 40, 50 या फिर 75? ये भी DSSS में पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 40%। ठीक है, NCF में 25 से 40 होता है और CCE में 40% होता है। चलो आगे देखते हैं। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया था। कहाँ पर? USA में। कहाँ पर दोस्तों? USA में। देखिए अगर फ्रेडरिक अगस्ट फ्रॉबल का जन्म जो था, किसका? फ्रॉबल का जो जन्म था दोस्तों वो 1782 में जर्मनी में हुआ था, और उन्होंने सबसे पहले USA में क्या किया था? उन्होंने सबसे पहले USA में एक स्कूल को स्थापित किया। फ्रॉबल के अनुसार मैं अगर बात करती हूँ तो बालक जो है एक अविकसित पौधा है। क्या है? बालक एक अविकसित पौधा है। बालक एक अविकसित पौधा है जो शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार विकसित होता है। ठीक है, फ्रॉबल की आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे, बहुत ही आनंद आता है दोस्तों, सच बताइए बहुत ही आनंद आता है। तो इन्होंने अपना सबसे पहले स्कूल को कहाँ ओपन किया था? USA में किया था, और इनका जन्म जर्मनी में हुआ था 1782 में। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नवोदय विद्यालयों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? DSSS में क्वेश्चन पूछा गया था। सार्वभौमिक साक्षरता को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना,
ग्रामीण युवाओं में स्कूल छोड़ने की दर कम करना या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या बढ़ाना। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवोदय विद्यालयों को स्थापित करने का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 मुख्यतः किस पर आधारित है? ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवतावादी है। कैसा है? एनसीएफ 2005 ये मानवतावादी है ना। देख सकते हो सारे क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी में ये भी एंड ये भी और ये भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एनसीएफ 2005 का एक दिशा निर्देशन सिद्धांत नहीं है? नहीं पूछा गया है दोस्तों, नहीं। ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना ये तो है। दोहराव शिक्षण से अलग हटाना, विद्यार्थियों में अंक गणितीय सक्षमता बढ़ाना या फिर लोचदार परीक्षा प्रणाली। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि एनसीएफ 2005 का जो उद्देश्य होता है वो होता है ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना होता है, ताकि ज्ञान को वास्तविकता से जोड़ा जा सके, दोहराव की प्रक्रिया को खत्म करके शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाया जा सके, परीक्षा प्रणाली को लोचदार बनाया जा सके, अध्ययन के स्तर को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो सिद्धांत है, लेकिन विद्यार्थियों में अंक गणितीय सक्षमता बढ़ाना ये नहीं है। तो ऑप्शन नहीं पूछा गया है, तो नहीं का भाई नहीं ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा के डैश के रूप में अंतर्गत आएंगे? औपचारिक, गैर औपचारिक, अनौपचारिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा के डैश के रूप में डैश रूप के अंतर्गत आएंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनौपचारिक के अंतर्गत। ठीक है, तीसरा ऑप्शन अनौपचारिक, अनौपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में किस राष्ट्रीय नीति की मंशा 21वीं सदी के लिए भारत को तैयार करनी थी? एनपीई 1968, एनपीई 1985, एनपीई 1986, एनपीई 1999। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा एनपीई 1986, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1986 में राजीव गांधी ने एक नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नीति एनपीई की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी के लिए भारत को तैयार करना था। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन है कि असम में प्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था? बताओ, 1926 में, 1938, 1946 या फिर 1958? क्या होगा? असम में प्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1926 में। कब? 1926 में, है ना। असम में पहला अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1926 में पारित किया गया था। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। भावनाएं प्रभावी रूप से डैश के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है? संगीत के माध्यम से, ग्राफिक कला के माध्यम से, लेखन के माध्यम से या फिर कठपुतली के माध्यम से? जो भावनाएं होती हैं दोस्तों ना, वो जो भावनाएं होती हैं, भावनाएं प्रभावी रूप से ग्राफिक कला के माध्यम से, है ना, ग्राफिक कला के माध्यम से ही उसको अभिव्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशंसात्मक संदर्भ में डैश का प्रबंधन तकनीकी से संदर्भित किया जाता है? निर्देशन, नियंत्रण, आयोजन या फिर योजना? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रण। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पाठ्यक्रम विकास के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 के द्वारा संस्तुत दिशा निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? नहीं पूछा गया है। विद्यालय से बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़ना सही है। यह सुनिश्चित करना कि अध्ययन रटने के तरीके से दूर हो रहे हैं, ये भी ऑप्शन सही है। पाठ्यक्रम को बालक के सर्वांगीण विकास के लिए समृद्ध करना। परीक्षाओं को कक्षा जीवन में कम नम और एकीकृत बनाना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर एनसीएफ को अतीत में व्यक्त किए गए विचारों को अगर ध्यान में रखते हैं तो बात यही होती है ना, एनसीएफ 2005 यही कहता था कि रटंत विधि से सीखने से दूर करने के लिए स्कूल के ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना, कक्षा में सीखे गए तथ्यों को परीक्षा के साथ एकीकृत करने और इसे अधिक लचीला बनाने के लिए, पाठ्यक्रम को समृद्ध करने के लिए ताकि यह पाठ्य पुस्तकों से परे हो, देश की लोकतांत्रिक राजनीति में चिंताओं को सूचित करके एक
अतिव्यापी पहचान को पोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक सुधारों की सफलता में योगदान देने वाले मुख्य पक्ष सबसे पहले सभी स्थानीय समुदायों के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय समुदायों का हिस्सा नहीं है? माता पिता, शिक्षक, सरकार या फिर स्कूल प्रमुख। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरकार। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सरकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका संबंध बाह्य दक्षता से है या मनुष्य को समग्र रूप से विकसित करता है। पहला दूसरा सही होगा, केवल दूसरा या फिर केवल पहला या फिर ना तो पहला ना ही दूसरा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा, केवल फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटीई एथम के अनुसार एक शिक्षक एक सप्ताह में तैयारी के घंटे सहित शिक्षण में न्यूनतम खर्च करेगा। 45 घंटे, 30 घंटे, 60 घंटे या फिर 75 घंटे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 घंटे, 45 आवर्स। ओके। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के नौकरशाही केंद्रीकृत शासन को विकसित करने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है? पाठ्य पुस्तकें, लिखित परीक्षा, केवल पहला, केवल दूसरा, ना ही पहला ना ही दूसरा, पहला और दूसरा दोनों। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था DSSB में। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशनल फील हो। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।